नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। किसान आंदोलन चौथा दिन, शंभू बॉर्डर पर हंगामा, एक किसान और एक एसआई की मौत। कल पंजाब के सभी टोल फ्री, हरियाणा में ट्रैक्टर मार्च। जी हां दोस्तों, पंजाब के किसानों के दिल्ली कूच का शुक्रवार को चौथा दिन था। किसान अभी शंभू बॉर्डर पर डटे हुए हैं। हरियाणा पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स ने बैरिकेडिंग और आंसू गैस के गोले दागकर उन्हें आगे बढ़ने से रोका। शुक्रवार दोपहर करीब 3 बजे किसानों ने बैरिकेडिंग की तरफ बढ़ने की कोशिश की। यह देख हरियाणा पुलिस ने उन पर आंसू गैस के गोले दागे। गोले फटने से कई किसानों को चोटें आई है। किसानों के भारत बंद को पंजाब और हरियाणा में पूरा समर्थन मिला। दोनों राज्यों में रोडवेज कर्मचारी भी आंदोलन के समर्थन में आ गए, जिस वजह से सरकारी बसें नहीं चली। पंजाब में प्राइवेट बसें भी बंद रही। राजस्थान में हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में बंद का असर रहा। हिमाचल में भी बंद का असर देखा गया। वहीं दोस्तों, हरियाणा में भारतीय किसान यूनियन चंडूड़ी के नेता गुरुनाम चंडूड़ी की कॉल पर किसानों से 12 से 3 बजे तक सब टोल नाके फ्री कराए गए। कल वे हरियाणा की सभी तहसीलों पर ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। वहीं दोस्तों, शुक्रवार सुबह आंदोलन में शामिल पंजाब के गुरदासपुर के किसान ज्ञान सिंह की मौत हो गई। उन्हें शंभू बॉर्डर पर ट्रॉली में ही हार्ट अटैक आ गया। शाम को उनका शव शंभू बॉर्डर पर लाया गया, जहां किसान नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। बिना वारंट गिरफ्तारी, हड़ताल पर रोक। जाने क्या है वो कानून जिसे सीएम योगी ने यूपी में कर दिया है लागू। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में 6 महीने के लिए हड़ताल पर पाबंदी लगा दी है। यूपी में हड़ताल पर 6 महीने की रोक लगाने के लिए योगी सरकार ने एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट यानी कि ESMA का इस्तेमाल किया है। यह नियम राज्य सरकार के सभी विभागों, निगम और कॉरपोरेशन पर लागू होगा। हड़ताल पर रोक लगाने वाला नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। पिछले साल भी यूपी सरकार ने ESMA एक्ट लागू कर हड़ताल पर रोक लगा दी थी। तब बिजली विभाग के कुछ कर्मचारी हड़ताल पर चले गए थे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। प्रधानमंत्री मोदी बोले, कांग्रेस अपना एक स्टार्टअप नहीं संभाल पा रही। इनका ट्रैक रिकॉर्ड घोटालों और आतंकवाद बढ़ाने का, सैनिकों को कमजोर करने का रहा है। जी हां दोस्तों, हरियाणा में पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस के नेता अपना एक स्टार्टअप नहीं संभाल पा रहे हैं। ये लोग देश संभालने का सपना देख रहे हैं। कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड इतिहास के सबसे बड़े घोटाले का, आतंकवाद को बढ़ावा देने और सैनिकों को कमजोर करने का है। उन्होंने कहा कि देश की इच्छा थी कि अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो। आज पूरा देश भव्य राम मंदिर में विराजे रामलला के दर्शन कर रहा है। और तो और कांग्रेस के लोग, जो लोग हमारे भगवान राम को काल्पनिक बताते थे, वो कभी नहीं चाहते थे कि अयोध्या में राम का मंदिर बने। वह भी अब जय श्री राम बोलने लगे हैं। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। कांग्रेस के फ्रीज खातों से रोक हटी। पार्टी ने कहा था ना बिजली बिल भर पा रहे हैं और ना ही कर्मचारियों को सैलरी दे पा रहे हैं। जी हां दोस्तों, इनकम टैक्स अपीलेंट ट्रिब्यूनल ने शुक्रवार को दोपहर 12:30 बजे कांग्रेस के फ्रीज खातों पर लगी रोक हटा दी है। 1 घंटे पहले कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि पार्टी के बैंक खातों को फ्रीज कर दिया गया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष अजय माकन ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि इनकम टैक्स ने यूथ कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी से 210 करोड़ रुपए की रिकवरी मांगी थी। माकन ने कहा कि हमें गुरुवार को जानकारी मिली कि बैंकों ने पार्टी के द्वारा जारी किए गए चेक रोक दिए हैं। वे हमारे चेक क्लियर नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के खाते भी फ्रीज कर दिए गए हैं। इसके अलावा क्राउड फंडिंग वाले अकाउंट को भी फ्रीज कर दिया गया है। वहीं दोस्तों, कांग्रेस के कोषाध्यक्ष अजय माकन ने कहा कि अभी हमारे पास बिजली का बिल भरने के लिए और अपने कर्मचारियों को वेतन देने के लिए भी पैसे नहीं है। अकाउंट फ्रीज होने के कारण न केवल भारत जोड़ो न्याय यात्रा बल्कि पार्टी की सभी राजनीतिक गतिविधियां प्रभावित होंगी। यह लोकतंत्र को फ्रीज करने जैसा है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। केजरीवाल ने तीसरी बार विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव पेश किया। दावा, भाजपा मुझे गिरफ्तार करवा सकती है। विधायकों को 25-25 करोड़ का ऑफर दिया। जी हां दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने शुक्रवार को विधानसभा में तीसरी बार विश्वास प्रस्ताव पेश किया। इस पर 17 फरवरी को चर्चा होगी। इसी दिन केजरीवाल को दिल्ली के रावल्स एवेन्यू कोर्ट में भी पेश होना है। शराब घोटाले में ईडी ने 5 समन के बाद भी केजरीवाल के पेश नहीं होने पर कोर्ट में याचिका लगाई थी। इस पर 14 फरवरी को कोर्ट ने केजरीवाल को समन जारी करते हुए 17 फरवरी को कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया था। कोर्ट के निर्देश के फौरन बाद ईडी ने केजरीवाल को छठा समन जारी किया और 19 फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाया है। गिरफ्तारी की अटकलों के बीच केजरीवाल ने आज विश्वास प्रस्ताव पेश किया। स्पीकर रामनिवास गोयल ने विश्वास प्रस्ताव स्वीकार करने के बाद सदन को स्थगित कर दिया। उन्होंने कहा कि शनिवार को इस विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी। केजरीवाल ने इससे पहले मार्च 2023 और अगस्त 2022 में विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव पेश किया था।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, आरबीआई ने पेटीएम बैंक की डेडलाइन 15 मार्च तक बढ़ाई। इसके बाद पैसे डिपॉजिट नहीं कर सकेंगे, वॉलेट और फास्टैग भी नहीं चलेगा। जी हां दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक में डिपॉजिट और अन्य ट्रांजैक्शंस की डेडलाइन को 15 मार्च तक बढ़ा दिया है। यानी कि शुक्रवार 16 फरवरी को आरबीआई ने इसे लेकर एक सर्कुलेशन जारी किया था। पिछले कुछ दिनों में सेंट्रल बैंक को लोगों के बहुत सारे सवाल मिले थे, उसके आधार पर आरबीआई ने एक FAQ यानी कि सवाल जवाब भी जारी किया है। इससे पहले 31 जनवरी को जारी सर्कुलर में आरबीआई ने कहा था कि 29 फरवरी के बाद पेटीएम पेमेंट बैंक के अकाउंट में पैसा जमा नहीं किया जा सकेगा। इस बैंक के जरिए वॉलेट, प्रीपेड सर्विसेज, फास्टैग और दूसरी सर्विसेज में पैसा नहीं डाला जा सकेगा। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर, राहुल गांधी बोले राम मंदिर में अरबपतियों के लिए बिछी कालीन, कहा देश में नफरत और हिंसा फैल रही, खुली लाल जीप से चंदौली में भारत जोड़ो यात्रा की एंट्री। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा यूपी में एंट्री कर गई। बिहार यूपी के नौबतपुर बॉर्डर से राहुल गांधी खुली लाल जीप से चंदौली जिले में प्रवेश किए। यहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का भव्य स्वागत किया। इस दौरान बिहार कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय को कांग्रेस का झंडा सौंपा। यहां से राहुल गांधी नेशनल इंटर कॉलेज स्थित कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। राहुल गांधी ने कहा कि देश में जो नफरत और हिंसा फैल रही है उसका कारण अन्याय है। किसान युवाओं के साथ सामाजिक और आर्थिक अन्याय हो रहा है, इससे नफरत और हिंसा फैल रही है। पाकिस्तान पर बोलेंगे पर महंगाई बेरोजगारी पर नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये आपके नहीं अडानी के हैं। राहुल गांधी ने कहा कि अरबपतियों के लिए कालीन बिछी है, गरीबों के लिए कुछ नहीं। टीवी में ऐश्वर्या राय डांस करते हुए और अमिताभ बच्चन बल्ले बल्ले करते दिखेंगे, किसी गरीब की समस्या नहीं। जनता से पूछा, राम मंदिर आयोजन में क्या कोई गरीब दिखा, मजदूर दिखा जिसे अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय, अडानी और अंबानी दिखे थे? राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित करते हुए अमिताभ बच्चन और ऐश्वर्या राय का नाम 6 बार लिया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, किसानों का आरोप, हरियाणा पुलिस चला रही पैलेट गन, आंखों शरीर पर गोलियों के जख्म, 4 किसान पीजीआई में, एक की होगी प्लास्टिक सर्जरी। दोस्तों पंजाब से अपनी मांगों को लेकर 13 फरवरी को दिल्ली की तरफ कूच करने वाले किसानों को हरियाणा पुलिस ने शंभू बॉर्डर पर रोका हुआ है। यहां दोनों पक्षों के बीच 13 और 14 फरवरी को हुई हिंसक झड़प में 5 दर्जन से ज्यादा किसान घायल हो गए। इन्हें पटियाला जिले के राजपुरा और अनूपगढ़ अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। इनमें से कुछ का अभी भी अस्पताल में इलाज चल रहा है। किसानों का दावा है कि उन पर पुलिस ने पैलेट गन से गोलियां चलाई, जिससे वे घायल हो गए। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि पुलिस की गोलियों से 3 किसानों की आंखों की रोशनी चली गई। इधर हरियाणा पुलिस ने शंभू बॉर्डर पर तैनात जवानों पर पत्थरबाजी के 2 वीडियो जारी किए। पुलिस ने कहा कि जब किसानों को बॉर्डर क्रॉस करने से रोकने के लिए आंसू गैस के गोले दागे जा रहे थे तो कुछ प्रदर्शनकारियों ने उनके ऊपर पत्थर फेंके। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कांग्रेस ने बीजेपी पर लगाया अकाउंट फ्रीज करने का आरोप, रविशंकर प्रसाद ने दिया जवाब। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने शुक्रवार को दावा किया कि आयकर विभाग यानी कि आईटी ने उनके प्रमुख बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए हैं। हालांकि बाद में आयकर अपीलीय अधिकरण ने अगले हफ्ते सुनवाई होने तक खातों पर से रोक हटा दी है। मामले को लेकर कांग्रेस ने निशाना साधते हुए कहा कि बैंक अकाउंट फ्रीज केंद्र सरकार के दबाव में किया गया है। इस पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस के आरोप बेबुनियाद हैं, इसकी हम भर्त्सना करते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपने लिए पैसे की अच्छी व्यवस्था करती है और भ्रष्टाचार भी करती है, लेकिन हिसाब किताब नहीं करती है। यह रूटीन इनकम टैक्स प्रोसेस है। 105 करोड़ रुपए टैक्स की मांग की गई है, वे इसके खिलाफ गए। इसमें 20% जमा करना पड़ता है। उन्होंने 78 लाख रुपए जमा किए हैं। अपील में भी प्रक्रिया का पालन नहीं किया। यह रूटीन टैक्स प्रोसेस है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, राजकोट टेस्ट में इंग्लैंड 207 रन 2 विकेट के नुकसान पर बेन डकेट शतक बनाकर नॉट आउट रहे। टीम इंडिया 238 रन से अभी भी आगे, भारत 455 पर ऑल आउट हुई थी। जी हां दोस्तों, राजकोट टेस्ट क्रिकेट के दूसरे दिन इंग्लैंड ने 2 विकेट पर 207 रन बना लिए। बेन डकेट 133 और जो रूट 9 रन बनाकर नॉट आउट लौटे। हालांकि टीम अभी भी पहली पारी में 238 रन से पीछे है। दोस्तों भारत ने पहली पारी में 455 रन बनाए थे। निरंजन शाह स्टेडियम में जैक क्राले 15 और ओली पॉप 39 रन बनाकर आउट हुए। भारत से रविंद्रचंद अश्विन और मोहम्मद सिराज ने एक एक विकेट लिया। इसी के साथ अश्विन ने अपने टेस्ट करियर में 500 विकेट भी पूरे कर लिए हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, हमास की गलतफहमी दूर, 7 अक्टूबर 2023 के हमलों के मास्टरमाइंड सिनवार का दोस्त बोला, इजरायली जवाब बेहद खौफनाक, गाजा तबाह हुआ। जी हां दोस्तों, 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल में घुसकर 1200 लोगों को मार डाला और 234 को बंधक बना लिया। इसके कुछ घंटे बाद इजरायली सेना ने गाजा पर हमला बोल दिया। जंग जारी है। इजराइल पर हमलों का मास्टरमाइंड हमास के नेता यामा सिनवार को माना जाता है। सिनवार के सबसे करीबी दोस्त इस्मत मंसूर ने अमेरिकी टीवी
चैनल स्काई न्यूज को एक इंटरव्यू दिया। मंसूर के मुताबिक शनिवार ने यह कभी नहीं सोचा था कि इजराइल 7 अक्टूबर के हमलों का इतना खौफनाक जवाब देगा। वो तो खुद को फिलिस्तीन की आजादी का सबसे बड़ा नेता साबित करना चाहता था। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर। सेंसेक्स 376 अंक की तेजी के साथ 72,426 पर बंद। निफ्टी भी 129 अंक चढ़ा। स्पाइसजेट के शेयर में 11.28% की तेजी रही। जी हां दोस्तों, हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन यानी कि 16 फरवरी शुक्रवार को शेयर बाजार तेजी के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 376 अंक की तेजी के साथ 72,426 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 129 अंकों की तेजी रही। यह 22,040 के स्तर पर बंद हुआ। दोस्तों सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 22 में तेजी और 8 में गिरावट देखने को मिली। स्पाइसजेट के शेयर में 11.28% की तेजी देखने को मिली। दरअसल दोस्तों स्पाइसजेट प्रमोटर अजय सिंह ने बीजीबी एयरवेज के साथ गो फर्स्ट को खरीदने के लिए बोली लगाई है। वहीं दोस्तों बात करें निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स की, तो दोस्तों आज के मार्केट में निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में विप्रो, एसबीआई लाइफ और महिंद्रा एंड महिंद्रा रहे, जबकि निफ्टी 50 के टॉप लूजर्स में पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रहे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भारत के लोकतंत्र में खामियां। 167 देशों में 41वीं रैंक मिली। पाकिस्तान 11 पायदान खिसक कर तानाशाही की कैटेगरी में आया। जी हां दोस्तों, दुनिया भर में 2023 में लोकतंत्र के स्तर में बड़ी गिरावट आई है। ब्रिटिश अखबार द इकोनॉमिस्ट ने 167 देशों में लोकतंत्र की रैंकिंग को लेकर एक रिपोर्ट जारी की है। इसमें 167 देशों को 4 कैटेगरी में बांटा गया है। पूर्ण लोकतंत्र, खामियों वाला लोकतंत्र और ऑर्थोरिटेरियन रिजिम, जहां एक सिस्टम तानाशाही के रोल में होता है। चौथी कैटेगरी हाइब्रिड रिजिम की है, यानी वो देश जहां पूरी तरह से न लोकतंत्र है और न ही तानाशाही। इस लिस्ट में भारत को 7.18 स्कोर के साथ 41वीं रैंक हासिल हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कुछ खामियों के साथ लोकतंत्र मौजूद है। दूसरी तरफ रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल की तुलना में पाकिस्तान की रैंकिंग में बड़ी गिरावट आई है। पाकिस्तान 11 पायदान नीचे खिसककर 118वीं रैंक पर पहुंच गया है। खुद को दुनिया का 5वां बड़ा लोकतंत्र बताने वाला पाकिस्तान का स्कोर 3.25%, यानी कि यहां पर तानाशाही है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। यूपी में दिलचस्प हुई राज्यसभा की लड़ाई, बीजेपी ने ऐसे बिगाड़ा सपा का खेल। दरअसल दोस्तों 15 राज्यों की 56 सीटों पर राज्यसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन सबकी नजरें 2 राज्यों पर टिकी है। ये राज्य हैं उत्तर प्रदेश और कर्नाटक, जहां बीजेपी ने अपना एक्स्ट्रा उम्मीदवार उतारकर अपने विरोधियों को ललकारा है। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की लड़ाई सबसे दिलचस्प हो गई है। राज्य में राज्यसभा की 10 सीटों के लिए बीजेपी ने 7 और समाजवादी पार्टी ने 3 उम्मीदवार उतारे थे। सबका निर्वाचन निर्विरोध होना था, लेकिन नामांकन के आखिरी दिन यानी कि 15 फरवरी को बीजेपी ने संजय सेठ के रूप में अपना 8वां उम्मीदवार उतारकर पेच फंसा दिया। अब 10 सीटों के लिए 11 उम्मीदवार मैदान में हैं। 27 फरवरी को चुनाव की नौबत आ गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, लालू प्रसाद यादव बोले नीतीश आएंगे तो देखेंगे दरवाजा कभी बंद नहीं होता। राहुल के पीएम बनने पर कहा उनमें कोई कमी नहीं। जी हां दोस्तों, नीतीश कुमार के दोबारा साथ आने के सवाल पर लालू प्रसाद यादव ने कहा कि अब आएंगे तो देखेंगे, आगे की संभावनाओं पर बोलते हुए कहा कि दरवाजा कभी बंद नहीं होता है। पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने वैशाली जाने के दौरान मीडिया से बात करते हुए यह बातें कही। नीतीश के पाला बदलने के सवाल पर कहा कि सोचा नहीं था कि वो ऐसा करेंगे। कल विधानसभा में मिले तो हमने भी बधाई दी। राहुल गांधी के पीएम बनने के सवाल पर लालू ने कहा कि उनमें कोई कमी नहीं है, हम लोग जीतेंगे। 28 जनवरी को नीतीश कुमार ने महागठबंधन से रिश्ता तोड़ लिया था, फिर बीजेपी के साथ मिलकर बिहार में एनडीए की सरकार बना ली। वहीं गुरुवार को नीतीश के पाला बदलने के बाद दोनों नेता आमने सामने भी हुए थे, जहां नीतीश कुमार ने लालू यादव से हालचाल पूछा और निकल गए। इसके बाद दोस्तों अगली खबर, बिहार सरकार ने लिया बड़ा फैसला, इन 6 विभागों के फैसलों की होगी समीक्षा। तेजस्वी यादव को झटका। जी हां दोस्तों, एनडीए की सरकार बनते ही बिहार सरकार ने अब तक का सबसे बड़ा फैसला लिया है। दरअसल दोस्तों 1 अप्रैल 2023 से अभी तक लिए गए सरकार के लिए सभी निर्णयों की समीक्षा की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग, पथ निर्माण विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्र, खान एवं भूतत्व विभाग के कार्यों की समीक्षा होगी। समीक्षा के दौरान गड़बड़ी पाए जाने पर पूर्व में लिए गए फैसलों पर संशोधन होगा। मंत्रिमंडल सचिवालय ने इस संबंध में परिपत्र जारी किया है। मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा जारी परिपत्र में कहा गया है कि निर्देशानुसार कहना है कि 1 अप्रैल 2023 से स्वास्थ्य विभाग, पथ निर्माण विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्र, खान एवं भूतत्व विभाग में पूर्व मंत्री के स्तर पर किए गए कार्यों और लिए गए निर्णयों की समीक्षा की जाए। यदि आवश्यक हो तो सक्षम प्राधिकार से अनुमोदन के उपरांत उनमें संशोधन भी किया जाए।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मुजफ्फरनगर की महिला के कहने पर बनाया मौत का सामान, टाइम बम बनाने वाले जावेद का नेपाल कनेक्शन भी आया सामने। जी हां दोस्तों, यूपी एसटीएफ की टीम ने टाइम बम के साथ जिस जावेद नाम के शख्स को गिरफ्तार किया है उसका संबंध नेपाल से है। उसका जन्म भी नेपाल में ही हुआ था। दोस्तों आपको बता दें कि यूपी एसटीएफ की टीम ने शातिर जावेद को यूपी के मुजफ्फरनगर जिले से गिरफ्तार किया है। अब पूछताछ करने पर उसके बारे में कई खुलासे हुए हैं। साथ ही यह भी पता चला है कि एक महिला के कहने पर जावेद ने बोतल टाइम बम बनाए हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पुतिन बोले कैंसर की वैक्सीन बनाने के करीब है रशिया, दावा जल्द ही मरीजों को उपलब्ध होगी। यूएस में कैंसर की दवा का ह्यूमन ट्रायल। जी हां दोस्तों, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि उनके देश के वैज्ञानिक जल्द ही कैंसर की वैक्सीन तैयार करने जा रहे हैं। पुतिन ने मॉस्को फोरम ऑन फ्यूचर टेक्नोलॉजी प्रोग्राम के दौरान इस बारे में जानकारी दी। पुतिन का दावा है कि कैंसर वैक्सीन जल्द ही मरीजों को उपलब्ध हो जाएगी। पुतिन ने हालांकि यह खुलासा नहीं किया कि प्रस्तावित टीके कब से मिलने लगेंगे और किस प्रकार के कैंसर को होने से रोकेंगे। टीका किस तरह से लोगों तक पहुंचाया जाए, इस बारे में भी उन्होंने कुछ नहीं बताया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पाकिस्तान की तरह मालदीव की भी चीन से सीक्रेट डील, प्रेसिडेंट मुइज़्ज़ू ने 20 एग्रीमेंट साइन किए, आवाम को शर्तें नहीं बताएंगे। जी हां दोस्तों, हाल ही में चीन दौरे से लौटे मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने बीजिंग के साथ 20 एग्रीमेंट किए हैं। खास बात यह है कि इन सभी एग्रीमेंट्स की शर्तें और बाकी डिटेल्स मालदीव के नागरिकों को नहीं बताई जाएगी। यह जानकारी मालदीव की न्यूज वेबसाइट अथाथू ने दी है। इसी तरह की सीक्रेट डील पाकिस्तान ने भी चीन के साथ की थी। खासतौर पर चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC का तो पूरा प्रोजेक्ट ही सीक्रेट है। इसके बारे में वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जानकारी मांग चुके हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अब फास्टैग जारी नहीं कर पाएगा पेटीएम, NHAI ने अथॉरिटीज बैंकों की लिस्ट से हटाया। इससे 2 करोड़ यूजर्स प्रभावित होंगे। जी हां दोस्तों, अब पेटीएम फास्टैग यूजर्स को नया फास्टैग लेना ही होगा, क्योंकि इसे जारी करने वाली नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI की बॉडी इंडियन हाईवे मैनेजमेंट कंपनी IHMCL ने पेटीएम पेमेंट बैंक को अपने रजिस्टर्ड बैंकों की लिस्ट से हटा दिया है। यानी कि दोस्तों पेटीएम अब नया फास्टैग इशू नहीं कर पाएगा। अब आपको अपना पेटीएम फास्टैग सरेंडर करना ही होगा और लिस्ट में दिए गए किसी बैंक से नया खरीदना होगा। IHMCL ने यह कदम पेटीएम पेमेंट बैंक पर RBI की कार्रवाई के बाद लिया है। इससे करीब 2 करोड़ यूजर्स प्रभावित होंगे। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, भारत के कौन से राज्य में हमेशा बर्फ जमी हुई रहती है? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं भारत के उस राज्य का नाम जहां पर सदा बर्फ जमी रहती है, तो जल्दी से उस राज्य का नाम कमेंट्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।